Hi everyone, I'm Kapil Bhardwaj, Geography and Environment Faculty with Study IQ. Welcomes all of you to the discussion of Chapter 4 for the Indian Geography by Study IQ publication. आपको पता ही है कि स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन ने आपके लिए प्रीवियसली आपका प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बुक लॉन्च किया था। प्रीवियस ज्योग्राफी की जो बुक है उसकी जो आपकी फाइननेस में बोलूँ या फिर आपका जो मटेरियल कवरेज में बोलूँगा, उसकी इनॉर्मस सक्सेस के बाद आपकी जो सेकंड बुक है दैट इज द इंडियन ज्योग्राफी। कंबाइनली दोनों बुक को देखा जाए तो आपकी टोटल प्रिपरेशन के लिए वेदर वो आपकी यूपीएससी की हो या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन हो, उसमें ये दोनों ही बुक आपके एक्सेलेंट रोल प्ले करती हैं। तो अभी हम डिस्कशन लेने वाले हैं इस पर्टिकुलर बुक का। आपको पता ही है कि हम चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी आपके पास 3 पार्ट चैप्टर 4 से आ चुके हैं। चैप्टर 4 जो चैप्टर है उसका नाम होगा इंडियन क्लाइमेट, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो आपका काफ़ी सिंपल टॉपिक है बट काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है इंडियन क्लाइमेटिक कैलेंडर। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यहाँ हम थोड़ा सा एक क्लाइमेटिक मैपिंग को देखेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो इंडियन क्लाइमेट के अंदर जब आप मैपिंग की बात कर रहे हो तो किस टाइम पे मीन्स किस मंथ में कौन से टाइप का क्लाइमेट होता है और किस टाइप के क्लाइमेट के अंदर आपको किस टाइप के फिनोमेनास जैसे कि हुरिकेन्स हो सकता है, आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, आपके साइक्लोन डेवलपमेंट हो सकता है, आपका स्प्रिंग सीजन हो सकता है। तो किस टाइप के क्लाइमेट के अंदर किस टाइप के सीजन में किस ड्यूरेशन में आपको कौन सी एक एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल जाती है, ये चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए इंडियन क्लाइमेट की हम बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन क्लाइमेट की जब हम बात करेंगे तो देखिए इंडियन क्लाइमेट की मैपिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 थ्योरीज आती हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से। सबसे क्वेश्चन ये है कि हमने पढ़ना है इंडियन क्लाइमेट, तो एक हमारे पास टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं वेदर और एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। एक मेरे पास टर्म होती है वेदर और एक टर्म होती है मेरे पास क्लाइमेट। क्या आप लोग बता सकते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है? क्या आप लोग बता पाएंगे मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? आई होप आप सब लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए जनरली जब बात करते हैं तो क्लाइमेट होता है आपका एवरेज काफी सारे ईयर्स का लेके और फिर उसको एक रीडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। काफी सारे ईयर्स का एवरेज लेके एक रीडिंग में कन्वर्ट किया जाता है तो आपका क्या कहलाता है? वो क्लाइमेट। तो एवरेज ऑफ मेनी ईयर्स आपका लिया जाएगा। वेदर क्या होता है? वेदर होता है डे टू डे फैक्टर्स। इसीलिए क्या होता है आपका वेदर फोरकास्टिंग हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमें कई बार सुनने को होता है ना कि वेदर फोरकास्टिंग में बताया गया है कि आपका कल रेनफॉल होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। वेदर फोरकास्टिंग के हिसाब से कल आपके मौसम की करवट लेने की पूरी संभावना है। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब सिंपल हुआ कि आपकी वेदर फोरकास्टिंग जो है वो बताती है डे टू डे पैरामीटर्स में कैसे बदलाव होंगे। और जब क्लाइमेट की बात आती है, जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट में बात करता हूं तो ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट का असेंस होने का क्या मतलब है, क्या असेंस है? सिंपली ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने का असेंस ये है कि हमारे पास जब ट्रॉपिकल है तो क्या एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, एवरेज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, और वो मल्टीपल ईयर्स का हमने एक एवरेज लिया है जिसको हमने क्या नाम दे दिया? ट्रॉपिकल क्लाइमेट का नाम दिया है, राइट। तो आप समझ गए होंगे। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा था, जब हमारे वेदर की बात आती है, जब इंडियन क्लाइमेट की बात आती है तो हमें पता लगता है कि हमारे पास 2 थ्योरीज हैं जो इंडियन क्लाइमेट के बारे में बताती हैं। एक थ्योरी है जिसको ओल्डर थ्योरीज के नाम से जाना जाता है, दूसरी थ्योरी को मॉडर्न थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑब्वियसली पहले ज्योग्राफर ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी नहीं किया था, इसलिए उन्होंने कुछ लिमिटेड स्टडी से अपने कुछ रीजन्स जस्टिफाई किए, उसको हमने ओल्डर थ्योरी में रखा। इसके बाद ज्योग्राफर ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है और हमें और ज़्यादा स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है, फिर आपकी मॉडर्न थ्योरीज जो है वो पिक्चर में आई थी। इसलिए हमारे पास 2 टाइप की थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, ओल्डर एज वेल एज मॉडर्न थ्योरी। सबसे पहले बात आती है कि जब हम आईएमडी की बात करते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो उन्होंने इंडिया के वेदर को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। 4 एनुअल सीजन्स जो है वो बताए गए हैं आईएमडी के थ्रू कि इंडिया में 4 एनुअल सीजन्स होते हैं, राइट। एज पर आईएमडी क्या होता है इंडिया के अंदर? इंडिया में आपके
4 एनुअल सीजन्स होते हैं। इंडिया में आपके 4 एनुअल सीजन्स होते हैं। उन एनुअल सीजन्स में क्या होगा, सबसे पहले आपके पास है विंटर सीजन, जो कि कब से कब तक होता है, जनवरी और फरवरी, 2 मंथ्स के अंदर एक्सटेंशन आपका देखने को मिलता है। दैट विल बी नेम्ड एज विंटर सीजन। जनवरी एंड फरवरी में आपका ये इन्फ्लुएंस रहेगा। सेकंड आपके पास आता है समर सीजन। सेकंड आपके पास क्या रहेगा, समर सीजन। आफ्टर आपका विंटर सीजन मेरे पास सेकंड सीजन जो है वो समर सीजन आता है, जो कि मार्च से मई मंथ तक रहता है। जो मार्च से मई मंथ तक रहता है, तो मतलब आज जो आप टाइम देख रहे हैं, आज जो मंथ हमारा चल रहा है, दिस इज द लास्ट मंथ फॉर समर्स। इसके बाद समर जो है वो खत्म हो जाएंगी। फिर आपका सीजन होगा वो कहलाएगा रेनी सीजन, जो कि क्या होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है। रेनी सीजन कहां से आता है आपका, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो विंड्स होती हैं वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं, तो ये साउथ वेस्ट मानसून सीजन कहलाएगा। और आपका ड्यूरेशन क्या रहेगा, जून से सितंबर तक। जून से सितंबर, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 4 मंथ जो आपके रहेंगे वो किस में रहेंगे, रेनी सीजन में रहेंगे। एंड देन फाइनली वी विल बी हैविंग एन ऑटम सीजन। हमारे पास क्या आएगा, ऑटम सीजन आएगा। 3 मंथ्स तक आपका ऑटम सीजन रहेगा, अक्टूबर टू दिसंबर। 3 मंथ्स जो है आपका अक्टूबर टू दिसंबर यू विल बी हैविंग ऑटम सीजन। सो फाइनली हमारे पास क्या है, आईएमडी डिक्लेयर कि हमारे पास 4 सीजन्स होते हैं, जो कि आपका विंटर सीजन जनवरी एंड फरवरी होगा, फिर आपका समर सीजन दैट इज मार्च टू मई होगा, फिर आपका क्या होगा, रेनी सीजन होगा दैट विल बी फ्रॉम जून टू सितंबर, एंड फाइनली ऑटम सीजन होगा जो कि अक्टूबर से दिसंबर होगा, राइट। Now, there are certain classical theories, older theories, which explain about the climatic conditions of India. So, in classical theories, actually geographer hadn't studied much. इसलिए क्या हुआ, उन्होंने simply ये देखा कि आपका जो लैंड मास है और आपकी जो वाटर बॉडीज हैं, बस इन्हीं के कोरिलेशन से आपका डेवलपमेंट होता है किसका, क्लाइमेट का। एज पर दी क्लासिकल थ्योरीज क्या था आपकी जो लैंडमास है और आपकी जो वाटर बॉडीज हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका क्या होता है, क्लाइमेट डेवलप होता है। किस तरीके से, आपको पता ही होगा कि व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट वाटर की काफ़ी ज़्यादा होती है, लैंडमास की काफ़ी कम होती है, इसलिए लैंडमास बहुत जल्दी गर्म और ठंडा होता है। अपोजिट टू दैट, आपके पास जब वाटर बॉडी आती है तो ना जल्दी सी गर्म होती, ना वो ठंडा होता। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका मॉनसून जो है, आपका सिस्टम जो मॉनसून हमारा क्लाइमेट नाम दिया गया क्लासिकल थ्योरीज में, उन्होंने बोला कि वो लैंड और सी ब्रीज के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। क्लासिकल थ्योरीज में क्या बोला गया कि सिंपली ये लैंड और सी ब्रीज के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। कैसे होगा ये, क्योंकि आपको पता है अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है किस टाइम पे, समर टाइम पे। इन समर टाइम आपका अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन किधर होता है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होता है। विंटर टाइम में क्या होता है, अब विंटर टाइम में अपोजिट होगा, कैप्रिकॉर्न की तरफ होगा। तो लेट्स से समर में आपके सन का मूवमेंट, अपरेंट मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ हुआ। सो इन केस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स मूवमेंट, ऑब्वियसली मोर इंसोलेशन विल बी रिसीव्ड। हायर इंसोलेशन से क्या होगा, आपका लो प्रेशर कंडीशंस जनरेट होती हैं। इससे क्या रिजल्ट निकलता है, आपकी लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। इससे आपका रिजल्ट निकला कि आपकी प्रेशर कंडीशंस क्या हुई, लो प्रेशर कंडीशंस यहाँ पे डेवलप हुई हैं। अब क्या होगा, द विंड कॉज्ड अ हैवी रेनफॉल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्योंकि आपको पता है, इफ यू विल लुक एट दिस डायग्राम, तो आपको पता होगा कि ये जो कंडीशन है, ये आपकी क्या कंडीशन है, जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन है, उस केस में क्या होगा, लैंड मास बिकम्स वार्म, तो प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। वाटर बॉडी कूल होगी तो हाई प्रेशर होगा। आपका विंड कहां से कहां तक आएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। ऑब्वियसली यहां से वाटर बॉडी से विंड आ रहा है, तो ए लॉट ऑफ मॉइस्चर विल बी ब्रिंग आउट बाय दी पर्टिकुलर विंड। जो विंड है आपका क्या करेगी, काफी सारा मॉइस्चर लेके आएगी, एंड इट विल डू रेनफॉल राइट हियर। सो सिंपली आपके पास क्या होगा, विंड विल कोज हैवी रेनफॉल ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अपोजिट टू दैट हमारे पास क्या होगा, ड्यूरिंग विंटर, जब आपका अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन कहाँ होगा, कैप्रिकॉर्न पे होगा। उस केस में हाई प्रेशर रीजन कहाँ होगा, हाई प्रेशर रीजन आपका सब कॉन्टिनेंट पे मिलेगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मिलेगा। और इससे क्या होगा, दिस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। आप यहाँ पे फिर से डायग्राम देखेंगे तो यू विल फाउंड कि अब क्या होगा, अपोजिट कंडीशन होगी, लैंड पे हाई प्रेशर हो जाएगा और अब की बार लो प्रेशर वाटर बॉडी पे होगा। क्योंकि पूरे समर में जो आपकी वाटर बॉडी की हीटिंग हुई थी वो जल्दी से कूल नहीं होगी, इसलिए आप विंड कहां से कहां तक जाएंगी, लैंड से आपकी वाटर की तरफ विंड का मूवमेंट होगा। लैंड से वाटर की तरफ आपके विंड का मूवमेंट होगा, तो आपका अपोजिट विंड का मूवमेंट वाटर से लैंड की तरफ और लैंड से वाटर। ये आपका ज्योग्राफर का क्लासिकल थ्योरीज के हिसाब से कहना था कि इस तरीके से हमारे सीजन्स और क्लाइमेट आते हैं।
आपको पता ही कि अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन जिसकी मैं बात कर रहा था बार बार कि आपके समर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा और विंटर में कैप्रिकॉर्न पे रहेगा, वो क्यों रहता है? क्योंकि अर्थ जो है वो स्ट्रेट ना होके क्या है आपका टिल्टेड है। दैट्स वाई किसी भी टाइम पे एक एंगल, एक पोल जो है आपका नॉर्थ पोल यहाँ पे हो गया, नॉर्थ पोल जो है आपके सन के टुवर्ड्स होगा और साउथ पोल दूर रहेगा। इस केस में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ इक्वेटर 0 डिग्री आपका जो 23.5 है, क्योंकि 23.5 क्या होगा, ये एंगल 23.5 है, इसलिए टिल्टेशन से 23.5 पे मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव होता है। अपोजिट साइड पे जब आपकी अर्थ रिवॉल्व करके उधर पहुंचेगी उस टाइम पे आपका कैप्रिकॉर्न वाला जो पार्ट है वो सन के टुवर्ड्स होगा और यहाँ पे इंसोलेशन रिसीव होगा। इसी हिसाब से सीजन चेंज होते भी हैं और क्लासिकल थ्योरीज का भी यही मानना था, बट उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ लैंड ब्रिज और सी ब्रिज से ही सीमित था, उसके अलावा कुछ नहीं था। अब आपकी आती है मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज के हिसाब से क्या था, कॉन्सेप्ट में कुछ और भी ज़्यादा इवोल्यूशन हो सकते हैं। क्या इवोल्यूशन हो सकते हैं? क्योंकि आप ये देखेंगे, ये सिंपली हमने जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दिया, सीजन और आपके जो क्लाइमेट हैं वो इस हिसाब से तो नहीं चलते। क्या थ्रू आउट द ईयर हमारे पास 6 मंथ के लिए रेनफॉल रहता है और 6 मंथ के लिए ड्राइनेस रहती है? ऐसा तो नहीं होता, काफ़ी सारे और भी फिनोमेना आ जाते हैं। तो मॉडर्न थ्योरीज को नीड हुई कि हमें उसको रिविजिट करने की रिक्वायरमेंट है, रिकंसिडर करने की रिक्वायरमेंट है, देन आफ्टर हम इसके ऊपर आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रिकंसिडरेशन में क्या आया। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द मॉनसून, क्या हुआ था, द वेरिएबल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। क्या क्या एस्पेक्ट इन्होंने देखे? इन्होंने देखा कि काफ़ी सारे एस्पेक्ट है जिनको हमें क्या करना चाहिए, कंसिडरेशन में लेना चाहिए, जिसमें से यस एक फैक्टर आपकी जो क्लासिकल थ्योरीज ने लिया था कि यस आपका डिफरेंशियल हीटिंग होता है लैंड मास का और वाटर बॉडी का। तो ये पहला डिफरेंस आता है, वेरिएबल हीटिंग बिटवीन दी लैंड एंड सी। सेकंड मेरे पास जो आता है वो आ गया द जियोग्राफिकल शेप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखिए ज्योग्राफिकल शेप आपके सब कॉन्टिनेंट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उसके क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। किस तरीके से? आप दो एग्जाम्पल देखें, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पता लगेगा किस तरीके से डिवीजन होता है। एक कंट्री में आपको देता हूँ जिसका एक्सटेंशन नेपाल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन नेपाल का है। आपका वर्टिकल लैटिट्यूड वाइज एक्सटेंशन कम है, लॉन्गिट्यूड वाइज ज्यादा है। उसके अपोजिट दूसरा एग्जांपल हम इंडिया का देते हैं जो सदर्न पार्ट से 8 डिग्री से शुरू होता है और 37 डिग्री तक जाता है। ठीक है, तो आपका ये देखा कि यहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ज्यादा है और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ज्यादा है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का जो डिफरेंस मुझे यहाँ देखने को मिला, इसमें मुझे क्या पता लगता है, मुझे इससे ये पता लगता है कि यहाँ पे देखो आप जो ये सदर्न पार्ट है ये काफ़ी मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है, यहाँ पे हार्श समर और हार्श विंटर दोनों ही नहीं होती हैं, लेकिन इस पार्ट पे ऐसा होता है। तो इसलिए जब भी आपका जो शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल है या लैटिट्यूडनल है उस पर डिपेंड करता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल शेप है तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्लाइमेट सेम रहता है। अपोजिट टू दैट अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है तो क्लाइमेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें आपकी किस पे, ज्योग्राफिकल शेप के ऊपर आ जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास क्या है, लोअर एंड अपर एयर सर्कुलेशंस। यस, आपकी किसी भी कंट्री के ऊपर किसी भी लैंड मास पे अगर जेट स्ट्रीम्स का इन्फ्लुएंस है तो जेट स्ट्रीम्स डिसाइड करेंगे साइक्लोन की डायरेक्शन क्या हो सकती है, कितना मॉइस्चर आपके एटमॉस्फेयर में एड ऑन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अपर एयर सर्कुलेशन से डिसाइड होती हैं। तो बिल्कुल ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में। तो मॉडर्न थ्योरीज के हिसाब से आपका लैंड एंड सी ब्रिज तो ठीक है, इसके अलावा आपका ज्योग्राफिकल शेप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट और आपका अपर एयर सर्कुलेशन वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब क्या हुआ, मॉडर्न थ्योरीज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर, डिफरेंशियल हीट ऑफ द लैंड मास। आपको पता है कि व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक हीट तो आपका लैंड मास जो है वो स्पेसिफिक हीट के हिसाब से जल्दी हीटअप होता है, वाटर बॉडी नहीं होती है। तो जैसे क्लासिकल थ्योरीज ने एक्सप्लेन किया था, विंड का ब्लो चेंज होगा, बिल्कुल होगा। सेकेंड आपके पास होता है रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स। आपको पता ही है कि इंडिया का जो लैंड मास है वो किसके अंदर आता है, आपके सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स के अंदर आता है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स में आता है। इसी तरीके से हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो इनकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। आपको पता होना चाहिए विंटर वैसे तो इंडिया में ड्राई होती हैं, लेकिन आपके नॉर्दर्न इंडिया के अंदर रेनफॉल देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से नॉर्थ ऑफ इंडिया में रेनफॉल देखने को मिलता है। तो व्हाई देयर इज रेनफॉल, सिंपल रीजन इज रेनफॉल का कारण था आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट मेरे पास आता है मूवमेंट ऑफ ITCZ। आपको पता ही है कि आपकी जो अर्थ है
उसमें जो इक्वेटोरियल पार्ट है उसके ऊपर आपके कौन से जो ट्रेड विंड्स हैं, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड और जो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हैं, दोनों जाके मर्ज करते हैं लो प्रेशर बेल्ट पे, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन बोलते हैं। अब यू नो वेरी वेल कि जब आपका सन का अपरेंट मूवमेंट होता है तो मेरे पास क्या देखने को मिलता है, आई फाउंड कि आपके सन के अपरेंट मूवमेंट की वजह से आपका जो ये इक्वेटर वाला पार्ट था वो थोड़ा सा क्या होगा, नॉर्थ में टिल्ट हो जाता है, इसलिए यहां से विंड क्रॉस करके इस डायरेक्शन में जाती है। दैट्स वाई इंडिया समटाइम किस में होता है, साउथ वेस्ट मानसून के अंदर आता है, और यहां से आपका इस तरीके से मर्जन देखने को मिलता है। अब यू नो कि जहां पे भी आपका ITCZ मूव करेगा वहां पे काफी हैवी रेनफॉल होता है, तो क्या हो गया, आपका जो फैक्टर आता है ITCZ का वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट यू हैव द इंडियन ब्रांचेस ऑफ वॉकर सेल। जो आपके वॉकर सेल्स होते हैं, आपको पता है कि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। तो हेडली सेल हमारे ऊपर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और उसके साथ साथ में आपके जो ओशियंस जो हैं उसके अंदर जो आपका सर्कुलेशन वाटर का देखने को मिलता है, वार्म करंट और कोल्ड करंट का, वो भी आपके इन्फ्लुएंस डालता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, इंडियन ओशियन डाइपोल के नाम से जानते हैं। क्योंकि डाइपोल का मतलब होता है आपके बाइपोलैरिटी। डाइपोल का मतलब क्या हो गया, बाइपोलैरिटी, कि किसी भी एरिया के अंदर बाइपोलैरिटी है, 2 पोल्स हैं, बाइपोलैरिटी के हिसाब से आपके डाइपोल्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है, all these factors affect the onset and the intensity of the variability of monsoon. Like आपको पता ही है कि ITCZ बहुत ग्रेजुअल मूवमेंट होता है, जैसे जैसे आपके सन का अपरेंट मूवमेंट होगा वैसे वैसे ITCZ का मूवमेंट भी होता है। तो इसीलिए आपका क्या होता है, जब रेनफॉल की बात आती है तो रेनफॉल भी आपका ग्रेजुअल आपका मॉनसून आता है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू लिसन कि मॉनसून हैज रीच्ड टू केरला, मॉनसून हैज रीच्ड टू महाराष्ट्र, मॉनसून हैज रीच्ड टू गुजरात। क्यों हो रहा है, क्योंकि ITCZ का ग्रेजुअल मूवमेंट होता है, और ITCZ के मूवमेंट के हिसाब से आपका वेरिएबिलिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के अंदर वेरिएबिलिटी अफेक्ट करती है हमारे पास ऑनसेट ऑफ मॉनसून को। तो ये मॉडर्न थ्योरीज हैं। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट, क्योंकि आप बुक में देखेंगे तो यू विल फाउंड कि आपके पास बुक में एक मैपिंग बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी मैपिंग है। वो मैपिंग में हमें ये पता लगता है कि आपके जनवरी और फरवरी मंथ में, पेज नंबर मैं बोलता हूँ आपको, पेज 81 पे आप जाएंगे तो आपको एक क्लाइमेट का चार्ट मिलेगा। देखिए ये बुक जो है काफ़ी अच्छे ढंग से प्रिंट की गई है, काफ़ी अच्छे ढंग से इसको फ्रेम किया गया है। हर एक जगह पे जहाँ पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट है वहाँ बड़े अच्छे डायग्राम्स का यूज़ किया गया है। आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जनवरी मंथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बता रखे हैं, मार्च टू जून ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और प्री मानसून शावर होता है, जून से सितंबर जो आपका रेनी सीजन रहेगा, अक्टूबर नवंबर में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे, दिसंबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन दोनों होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपका जो मैपिंग आता है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट विद द एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन क्लाइमेट, राइट। तो ये आपका इंडियन क्लाइमेट का पार्ट जो है आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से मिलेंगे और हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट टाइम यू कैन ऑर्डर दिस बुक पर्टिकुलरली फ्रॉम Amazon एज वेल एज फ्रॉम द फ्लिपकार्ट, दोनों पे ही अवेलेबल है। और मैं ये बोलूँगा दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सिविल सर्विसेज एज मीन्स द UPSC एज वेल एज द स्टेट PCS एग्जाम इन रिलेशन विद ज्योग्राफी, एंड वेरी सून द स्टडी IQ विल बी कमिंग विद द अदर बुक्स एज वेल, राइट। और हाँ, एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अनाउंसमेंट वो ये है कि आपको इस बुक की कंप्लीट डिस्कशन जो है आपकी हमारी ऐप पे, स्टडी IQ की ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आप अपने आप को वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो स्टडी है, डिस्कशन जो है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं।